ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो मेरा नाम है आदर्श पटेल और हम और आप मिलकर के यार जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसको हम काफी अच्छे तरीके से यार पढ़ते जा रहे हैं। तो उम्मीद है अभी तक यार जेनेटिक्स के अंदर में मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, जिस तरीके से पढ़ाया है और जैसा आपको पढ़ने के लिए बोला है, आप सारा का सारा गाइडेंस को फॉलो कर रहे होंगे और एक एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से यार आप पढ़ रहे होंगे, है ना। तो यार देखो यार, मैं ये बोलता हूँ कि जो भी एक टीचर बोले उसको आपको डायरेक्ट क्या करना होता है, एब्जॉर्व करना होता है। वो काम को करना होता है। ऐसा नहीं कि आप लेक्चर देख जाओगे तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है ना। लेक्चर के साथ साथ जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, टीपीपी को सॉल्व करना, घर पे जाके क्वेश्चन बनाना, है ना। अपने मन से जो साइड बुक्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो देना, अलग अलग कोचिंगे हैं यार उनके टेस्ट सीरीज देना। बहुत सारी सारी कोचिंगों की टेस्ट सीरीज यार अलग अलग तरीके से डिजाइन होती है ना। अगर आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई को करते हो तो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। तो अगर कुछ कोचिंगों के टेस्ट सीरीज महंगे होते हैं, कुछ के टेस्ट सीरीज यार सस्ते होते हैं। जैसे पीडब्ल्यू के टेस्ट सीरीज काफी नॉमिनल कॉस्ट के हैं, तो आप उससे पढ़ सकते हो, पीडब्ल्यू से पढ़ सकते हो। इसी तरीके से थोड़ा सा बजट है तो आकाश का टेस्ट ले सकते हो, थोड़ा सा बजट मतलब मीडियम का है तो आप एलन का टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इसी तरीके से बायोलॉजी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, बायोलॉजी की बहुत अच्छा चाहिए तो आप लाइट कानपुर का टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो का प्रमोशन है, पर ये सारे टेस्ट को यार मैं भी देखता हूँ, मैं इनके फ्यूचर पेपर्स को काफी अच्छे तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मुझे पता है ना भाई। तो ये कुछ खास खास जो मोस्ट फेमस कोचिंग है उनका मैंने 5-10 बच्चे को पे कर दिया। चलिए भैया कोई बात नहीं, है ना। देखो यार, स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, एक ब्लैक स्पॉट होना चाहिए, है ना। स्टूडेंट क्या होना चाहिए, एक ब्लैक स्पॉट होना पड़ेगा आपको, ताकि जो भी टीचर्स के द्वारा दिया जा रहा है आप उसको क्या कर पाओ, आप उसको यार बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डाइजेस्ट कर पाओ, उसको एब्जॉर्ब, है ना। जो भी टीचर बोल रहा बस एब्जॉर्ब, ठीक। तो चलिए भाई, आज का जो अपना टॉपिक है वो गर्मा गर्म टॉपिक यही है, म्यूटेशन। और म्यूटेशन के बारे में यहाँ पर भी पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के भी बारे में वहां पे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर म्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे। इवोल्यूशन को जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है ना। म्यूटेशन के बारे में एक बेसिक आइडिया तो आप सभी को होगा, पर यहाँ पे मैं एक जनरल सिनारियो बस ले रहा हूँ ताकि आपको म्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा यार समझ में आ जाए, एक बेसिक फंडामेंटल डेवलप हो जाए। चलिए साहब, तो म्यूटेशन के बारे में क्या एनसीईआरटी कहती है तो इसको देखते हैं, ठीक ना। म्यूटेशन के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है इसको देखते हैं। क्या होता है म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है, पहले म्यूटेशन को समझने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे चलिए एक बार हम जीन को भी समझ लेते हैं। देखिए, ये कोई मान लीजिए अपना डीएनए का क्या भैया सेगमेंट है, सॉरी ये अपना डीएनए है। अगर इस डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को हम कट कर लें तो ये क्या हो जाता है, जीन हो जाता है, ठीक है ना। ये पूरा अपना डीएनए है और इस डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को अगर हम कट कर लें तो उसको हम बोलेंगे जीन। एंड जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड जीन इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ इनहेरिटेंस एंड द टर्म जीन वाज गिवन बाय द डब्ल्यू बेटसन, है ना। इतनी बातें क्लियर है। आगे मूव ऑन कर जाते हैं इसी टॉपिक के अंदर में, ठीक है ना। म्यूटेशन में क्या होता है, ये जो जीन है ना, ये जो जीन है या फिर ये जो जो भी डीएनए के सीक्वेंस है, इसमें क्या हो जाता है, अल्टरेशन हो जाता है, इसके अंदर में चेंजेस आ जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो क्या लिखा भैया, चेंजेस अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ये जो डीएनए के सीक्वेंस है इसमें क्या हो जाए, चेंज हो जाए या फिर अल्टरेशन हो जाए, फिर ये क्या होगा, अगर देखो डीएनए चेंज हो रहा है दैट मीन्स कि किसी भी पर्सन का जीनोटाइप चेंज हो रहा है ना भाई। अगर जीनोटाइप चेंज हो गया तो बताओ क्या फिनोटाइप में बदलाव दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बिल्कुल यार। इस अगर जीनोटाइप चेंज होता है तो फिनोटाइप में हमें डायरेक्ट बदलाव देखने के लिए मिलता है, ठीक। क्या अगर फिनोटाइप चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनना, क्या अगर फिनोटाइप चेंज हो रहा है तो जीनोटाइप में बदलाव देखने के लिए मिलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। फिनोटाइप में बदलाव, जीनोटाइप में बदलाव फिर देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे जैसे मैं समझाता हूँ आपको कि जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक ड्वार्फ पौधा था, ठीक है ना। एक ड्वार्फ पौधा था, एक पौधा था, इसके ऊपर जिब्रेलिन जिब्रेलिक एसिड डाल दिया गया, ठीक है ना। इसके ऊपर जिब्रेलिन डाल दिया, फिर ये ड्वार्फ पौधा क्या हो गया, ये ड्वार्फ पौधा जो है टॉल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। ये ड्वार्फ जो पौधा था कन्वर्ट हो गया भैया टॉल में, ठीक। समझ में आ गया क्या। तो मैं जैसे मान लो इस ड्वार्फ पौधे का जो जीनो
ड्वार्फ पौधे का जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, ठीक है ना? तो या फिर जो भी, फिर इसके बाद ये बताओ इस फिनोटाइप में बदलाव आएगा कि इसके जीनोटाइप में तुम्हें बदलाव देखने के मिलेगा? देखो, ड्वार्फ जो है टॉल में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स इसकी फिनोटाइप में तो चेंजेस आएंगे, पर इसके जीनोटाइप में चेंजेस नहीं आएंगे। तो मैं वही आपसे बोल रहा हूँ कि जीनोटाइप को चेंज करेंगे तो फिनोटाइप में बदलाव देखने के लिए मिलेगा, तो फिनोटाइप में चेंज करेंगे, जीनोटाइप में बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। है क्या? चलिए साहब, इसके आगे हम मूव ऑन कर जाते हैं। इसके आगे हम क्या देख रहे हैं? इसके आगे एक चीज हम और जानते हैं, जब भी हम क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास एक जो F1 जनरेशन या फिर किसी भी जनरेशन में जो अपने पास प्लांट्स आते हैं, तो एक तो क्या होते हैं, एक तो पेरेंटल होते हैं, पेरेंटल बोले तो जो जेनेटिक्स होगा उनका जो क्या बोल सकते हैं, जो जीनोटाइप होगा पेरेंट की तरीके से होगा, ठीक है ना? दूसरा एक होता है रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट क्या होता है साहब? तो आप सभी जानते हैं रिकॉम्बिनेंट वो होता है जो एक नया कॉम्बिनेशन बनता है ना, जैसे कि मान लो टी का कॉम्बिनेशन कराए और स्मॉल टी का, ठीक है ना, ये टॉल का प्योरटॉल प्योरडोर का हमने कॉम्बिनेशन कराया तो अपने पास से आया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको भी हम बोलेंगे टॉल। समझ में आया क्या? तो ये जो टॉल है जिसके अंदर ये जो हेट्रोजाइगस का टॉल है, ये क्या है? ये रिकॉम्बिनेंट बना है। क्या बना है? रिकॉम्बिनेंट बना है। ये ना तो पेरेंट की तरीके से एग्जैक्टली है, ना तो ये किसकी तरीके से है, मतलब दोनों पेरेंट की तरीके से नहीं है, ये उनसे अलग है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? ये रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब बोले तो एक नया कॉम्बिनेशन, री का मतलब अगेन, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना, मतलब अगेन किसी चीजों से जुड़ करके एक नया कॉम्बिनेशन बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। चलिए साहब, ये रिकॉम्बिनेशन हो गया। इसके बाद देखिए रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन, ठीक है ना? रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन, देखिए अगर नया कॉम्बिनेशन बन रहा है तो नेचर इसको सपोर्ट करेगी कि अपोज करेगी? नेचर चाहती है यार कि नेचर के अंदर में स्लो और स्टडी चेंजेस होते रहे और नई नई स्पीसीज आती रहे। अगर नई नई स्पीसीज आएंगी दैट मीन्स कि नेचर का इवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन में हम क्या बोल सकते हैं? रिकॉम्बिनेशन का रोल है, बिल्कुल है। इवोल्यूशन करने के लिए रिकॉम्बिनेशन का रोल है। क्या रिकॉम्बिनेशन से वेरिएशन पैदा हो रहा है तभी तो इवोल्यूशन पैदा हो रहा है? दैट मीन्स कि रिकॉम्बिनेशन जो है वेरिएशन पैदा करता है। ठीक, चलिए साहब, तो यहाँ पे म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन की जब बात करेंगे तो म्यूटेशन से क्या होता है? डीएनए के जो बेस पेयर्स हैं इसके सीक्वेंस में क्या आते हैं? चेंजेज आ जाते हैं। अगर डीएनए के सीक्वेंस के अंदर में साहब चेंजेज हो रहे हैं दैट मीन्स कि एक कुछ नया, इसमें कुछ नया एक वेरिएंट बन रहा है ना। अगर नया वेरिएंट बन रहा है, क्या बोला? अगर यहाँ पे नया वेरिएंट बन रहा है, नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, दैट मीन्स कि नेचर के अंदर वेरिएशन हो रहा है एंड वेरिएशन सपोर्ट्स द इवोल्यूशन, और वेरिएशन सपोर्ट करेगा इवोल्यूशन को, और नेचर चाहती ही है कि उसके अंदर में इवोल्यूशन होता रहे कंटिन्यूअसली, क्योंकि अगर इवोल्यूशन होता रहेगा तभी तो नेचर स्टेबल रहेगा। चलिए, तो ये क्या हो गया? रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन दोनों मिलजुल करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? दोनों मिलजुल कर वेरिएशन कॉज करते हैं, है ना? चलिए, अगला अब क्या है? अगला एक टॉपिक है, एक डिफिनीशन है यहाँ पे। म्यूटाजेन क्या होता है? म्यूटेजेन, म्यूटाजेन क्या होता है? तो इसको बोलते हैं म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट, मतलब कि ऐसा कुछ भी एजेंट, ऐसा कुछ भी चीज या फिर ऐसा कोई भी सबस्टेंस या फिर ऐसा कुछ भी, ठीक है ना, कोई भी एजेंट हो सकता है जो कि म्यूटेशन को बढ़ावा दे रहा है, जो म्यूटेशन कॉज कर रहा है, जो डीएनए के बेस पेयर में क्या कर रहा है? चेंजेस ला रहा है, तो उसको बोलते हैं हम म्यूटाजेन, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे कि एक और टर्मिनोलॉजी आता है जिसको बोलते हैं कार्सिनोजेन। क्या होता है? कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन क्या होता है भैया? तो ये होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट। क्या होता है? कैंसर कॉजिंग एजेंट। ऐसा कोई भी एजेंट जो कैंसर को कॉज कर रहा है उसको बोलेंगे हम कार्सिनोजेन, और ऐसा कोई भी एजेंट जो म्यूटेशन को कॉज कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं म्यूटाजेन। ठीक, तो देखिए ये एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एजेंट क्या क्या हो सकता है? तो ये एजेंट फिजिकल एजेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, फिजिकल एजेंट हो सकता है, ये एजेंट केमिकल भी हो सकता है, और ये एजेंट बायोलॉजिकल भी हो सकता है। जैसे कुछ क्या हो सकते हैं? माइक्रोब होते हैं जो
बायोलॉजिकली डीएनए के बेस पेयर में अल्टरनेशन कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पे कुछ केमिकल भी हो सकते हैं जो कि म्यूटेशन को कॉज कर रहे हैं। इसी तरीके से कुछ फिजिकल एजेंट भी हो सकते हैं जो क्या कर सकते हैं भाई, म्यूटेशन को कॉज कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं हम फिनोमिना ऑफ म्यूटेशन, मतलब कि क्या क्या अगर डीएनए के बेस पेयर में चेंज हो रहा है, कौन कौन से फिनोमिना हो सकती है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डीएनए के बेस पेयर के अंदर में साहब चेंजेज आते हैं, ठीक। तो डीएनए के बेस पेयर की जब हम बात कर रहे हैं चेंज करने की, तो जैसे कि मान लीजिए कि अपने पास एक डीएनए का मैंने एक सिंगल स्ट्रैंड उठा लिया है ना भाई, यहाँ पे स्ट्रैंड उठा लिया और यहाँ पे सारे क्या लगे होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, जिसको हम बोलते हैं कोडॉन्स, जिसको हम बोलते हैं कोडॉन। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ सीक्वेंस होता है जैसे ए टी टी सी जी ए जी, ठीक है ना। और जो कोडॉन होते हैं, जो बेस पेयर होते हैं ना, हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में, ठीक है ना। किस फॉर्म में होते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म। समझ में आया क्या। यहाँ पे क्या क्या, अब जैसे इस सीक्वेंस को क्या बोल रहा हूँ, ये जो सीक्वेंस है, जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है, ठीक है ना, ये जो कोडॉन्स है यही अमीनो एसिड बनाते हैं, यही इसी अमीनो एसिड से प्रोटीन, और यही प्रोटीन अपना कैरेक्टर बॉडी का डिसाइड करता है ना। मैं ये बोल रहा हूँ अगर हम इसके एक सिंगल सीक्वेंस पे भी चेंज कर दें, क्या कर दें, अगर हम इसके एक सिंगल सीक्वेंस पर भी चेंज कर दें, क्या ये पूरा का पूरा अपना फ्रेम ही चेंज हो जाएगा। अरे सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि क्या अगर हम इसके एक सिंगल सीक्वेंस पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो क्या पूरा फ्रेम ही चेंज हो जाएगा, है ना भाई। जरूरी नहीं है कि अगर हम सिंगल सिंगल जगह पे चेंज करते हैं तो पूरा का पूरा फ्रेम ही चेंज हो जाएगा, इसके अलग अलग पॉसिबिलिटी है। चलिए यहाँ पे क्या है अगला, यहाँ जो टॉपिक है अपना डिलीशन, ठीक है ना, क्या लिखा है अपना, डिलीशन। चलो यहाँ पे हम एक बार ध्यान से डिलीशन को समझ लेते हैं, ठीक है ना। अगर डिलीशन होता है तो क्या क्या होता है, जैसे डिलीशन, अब डिलीशन में क्या है कि जैसे कि अगर मान लो हम इस टी को यहाँ से डिलीट करते हैं, क्या कर रहा है, इस टी को हम यहाँ से डिलीट कर दें, तो देखो अगर टी को यहाँ से हम डिलीट कर देंगे तो क्या बनेगा, ए टी सी। अभी क्या ऐसे क्या बन रहा था, ए टी टी, अब क्या बनेगा, अगर ये टी नहीं रहेगा, अगर ये टी नहीं रहेगा तो फिर कोदान तो ट्रिपलेट में होते हैं, ए टी सी हो जाएगा। देखो ए टी टी कुछ और बना रहा था, ए टी सी जो कोडान है कुछ और बनाएगा, है ना। फिर इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना तो ये चीजें और समझ में आएगी हम, ठीक है ना। जब वहां पर ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन वगैरह पढ़ेंगे ना, अगला जो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस है, इसमें और चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे देखो, तो ए टी सी जो है ये कुछ और बनाने लगेगा, तो अगर कुछ और बनाने लगेगा तो हो सकता है कुछ अच्छा चीज बनाए। अगर अच्छा चीज है तब तो इवोल्यूशन में सब कुछ किया, अगर बुरा चीज है तो कहाँ ही सपोर्ट कर रहा है यार, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिलीशन भी एक रीजन है म्यूटेशन का। इसी तरीके से इंसर्शन, इंसर्शन बोले तो मान लो कि जैसे इसी बीच के अंदर में हम क्या कर सकते हैं, एक नया बेस पेयर को इंट्रोड्यूस कर दें, जैसे कि मान लो जी, ठीक है ना, यहाँ पे एक नया बेस पेयर इंट्रोड्यूस कर दिए जी। अब जैसे ही ये नया बेस पेयर जी यहाँ पे आएगा तो ये ट्रिपलेट में हो जाएगा एटीजी। अब क्या पता एटीजी कुछ और बना रहा हो, कुछ और तरीके का अमीनो एसिड बनाएगा, तो अलग तरीके का प्रोटीन होगा, अलग तरीके का प्रोटीन होगा, अलग तरीके के बॉडी के अंदर में कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। चलो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन भी जैसे कि इस कोडॉन के क्या हो जाते हैं, कभी कभी डुप्लीकेट भी बन जाते हैं, ठीक है ना। अगर डुप्लीकेशन हो जाएगा तब भी ये पूरा फ्रेम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और फ्रेम चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन है वो चेंज हो जाएगा, प्रोटीन चेंज हुआ तो कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, है ना भाई। कभी कभी क्या होता है, जब इंसर्शन भी हो और डिलीशन भी हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब इंसर्शन भी हो और जब डिलीशन भी हो, और जब दोनों के दोनों या फिनोमिना एक से, तो जब दोनों के दोनों यार फिनोमिना क्या होने लगते हैं, एक साथ होने लगते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है ना। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मतलब हुआ कि पूरा का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये चीज आपके वहां पे लिखा हुआ मोलिकुलर बेसिस में, पर मैं यहाँ पे एक बार और लिख रहा हूँ, जैसे कि लिख रहा हूँ राम हैज रेड कैप। जैसे कि मान लो देखो तीनों तीन तीन लेटर से कोडॉन बनता है, ठीक है ना, जो अमीनो एसिड को कोड करता है। तो राम हैज रेड कैप एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आप देखेंगे आगे तो मिल जाएगा।
जैसे कि मान लो यहाँ से हम R को हटा दें, R को क्या कर दिए, हटा दिए, ठीक। अगर मान लो R को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, EDC कैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो राम है EDC और AP, था नहीं क्या, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग तरीके का प्रोटीन, अलग तरीके की जीनोटाइप आने लगेंगे, ठीक। इसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पे देखो जैसे GAG लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, GUG हो जाता है। अगर मान लो GAG से GUG हो जाता है, क्या होगा, ठीक है ना। इसको हम पढ़ेंगे अभी, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी में GAG और GUG लिखा है, और नीट के भी अंदर हमेशा पूछा जाता है, जब GAG कन्वर्ट होता है GUG में कौन सा डिसऑर्डर होता है, ठीक। देखो भाई यहाँ पे क्या है कि चेंजेस इन जीन, अगर जीन के अंदर में चेंज होगा, दैट मींस कि क्रोमोसोम के अंदर में चेंज हो रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम की जीन कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, तो जीन आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। इसीलिए हम बोलते हैं कि क्रोमोसोमल एवरेशन जो होते हैं, ये क्या कर देते हैं, कैन लीड्स टू द कैंसर इन द सेल। जो क्रोमोसोमल एवरेशन है, ये सेल के अंदर में क्या कर देते हैं, कैंसर कॉज कर देते हैं, ठीक। चलिए भाई, अब एक बार हम यहाँ पे एकदम आराम से अपना एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और देखते हैं यार कि एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है, और म्यूटेशन को एनसीईआरटी किस तरीके से समझाती है। देखो भाई, ये सब सारा सेक्स डिटर्मिनेशन का जो टॉपिक है, ये सब कुछ हम पढ़ लिए हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी हमने आपको पढ़ा दिया है, और अब है यहाँ पे अपना ये जो टॉपिक था म्यूटेशन, ये अपना यहाँ पे है, ठीक। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि अच्छे से दिखे, है ना, कि जब तक अच्छे से दिखेगा नहीं तब तक भी पढ़ने में मजा ही गया है ना। चलो साहब, ये अपना हो गया जूम आउट, और यहाँ पे देखिए एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है, तो एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है, ये सब कुछ मैंने यार आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। यहाँ पे देखो क्रोमेटिड हाई, एक बार ये एनसीईआरटी की लाइन आपको यार पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है म्यूटेशन इन द सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जो मैंने आपको बताया GAG से GUG कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना। जस्ट सेकेंड, वो सिकल सेल एनीमिया वाला जो केस है, वेट, हाँ, यहाँ पे देखो ये जो केस है सिकल सेल एनीमिया है, यहाँ पे GAG कन्वर्ट हो जाता है किसमें, देखो GAG जो है कन्वर्ट हो गया जाता है अपना, यहाँ पे GAG था, तो GAG कन्वर्ट हो जाता है किसमें, GUG में। देखो GAG कन्वर्ट हो गया यहाँ पे GUG में, तो सिकल सेल एनीमिया होता है। और जो सिकल सेल एनीमिया होता है, क्या होता है, रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रैक। यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे GAG सीधे के सीधे कन्वर्ट हो गया GUG में। अगर एक सिंगल बेस पेयर में कन्वर्सन हो जाता है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत डिजीज भी हो सकता है। समझ में आया क्या भाई, ये सारा कुछ रहा है आज का टॉपिक के बारे में। तो खत्म करते हैं यार आज का लेक्चर यहीं पे, और उम्मीद करते हैं सारा कुछ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उसी तरीके से